अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास कि सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड, द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर, फाइंड द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है कि एक स्टूडेंट जो है, सपोज कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो स्लिंकी के अंदर वेव जनरेट कर रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस वाली वेव। The student's hand makes one complete back and forth oscillation in 0.40 सेकेंड। ठीक है, यानी कि वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन कितने सेकंड्स में हो रही है? 0.40 सेकेंड में। अब ये बात इन्होंने बता दी है, लेकिन उसके बावजूद ये आगे कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। मतलब ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। हालांकि हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। तो इन्होंने ये कह दिया है कि भाई वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन जब 0.40 सेकेंड में हो रही है तो जाहिर बात है कि टाइम पीरियड भी इसका यही होगा। ठीक है, द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60, फाइंड दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं इसका कि क्या हो रहा है। बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन 0.40 सेकेंड में। अब इसको मैं टी का नाम दे देता हूं। ठीक है, टी का नाम कि 0.40 सेकेंड ये टाइम पीरियड ही है बेसिकली। अभी लेकिन टाइम सपोज करें जब हम एंड में लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिख के लिख देंगे, उसके बाद टाइम पीरियड लिख देंगे उसको। ठीक है, और वेवलेंथ जो है आपकी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं हम, वो आ रही है 0.60 मीटर। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड यानी कि टी डैश, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, ये हमें तीनों की तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम सोल्यूशन में आते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हम लिख देंगे सोल्यूशन। अब क्या लिखेंगे कि एज इट टेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन in 0.40 second, therefore its period is, यानी कि इस पीरियड इज व्हाट 0.40 सेकेंड। ठीक है, टी डैश। तो बस ये लाइन लिख के आपने यही आंसर लिख देना है। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं बोर्ड, अब देखें। ठीक है, 0.40 सेकेंड। ठीक है, सेकंड चीज हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू 1/T। ठीक है, T हमारे पास गिवन है जो कि है 0.40 सेकेंड। ठीक है, 1/सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है और इन अदर वर्ड्स हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 0.40 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। उसके बाद लास्ट रह गया हमारे पास वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम यहाँ पर रीअरेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें वेव स्पीड ही निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय वेव स्पीड कितनी है, सॉरी वेवलेंथ कितनी है हमारे पास 0.6। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को 0.6 से, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी तो हमारी 2.5 है। 2.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड वेव स्पीड। ठीक है जी, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं इफ 80 compressions pass through a point in the spring in 20 seconds, calculate the frequency and time period. If two consecutive compressions are 8 centimeter apart, calculate the wave speed. ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। वो क्या कि इफ 80 compressions pass through a point in spring in 20 seconds। देखिए भाई 80 compressions हैं। अब 80 compressions हैं तो कॉम्प्रेशंस एक साथ तो नहीं हो सकते। अगर ये कॉम्प्रेशंस हैं, अगर ये कॉम्प्रेशंस चल रहे हैं तो यहां पर ये तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते ना कि भाई ये 80 है नहीं। जब तक कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस बीच में नहीं आएंगे, जब तक रेयरफेक्शंस बीच में नहीं आएंगे, हम ये नहीं मालूम कर सकते कि 80 कॉम्प्रेशंस हैं या नहीं है। इसीलिए आपको पता है कि कंप्रेशन रेयरफेक्शंस मिला के एक वेव बनती है। तो अगर 80 कंप्रेशंस हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि 80 रेयरफेक्शंस भी मौजूद होंगे। तो इट्स मीन कि अगर 80 कंप्रेशंस हैं, 80 रेयरफेक्शंस हैं, तो वेव्स कितनी जनरेट हो रही हैं? 80 वेव्स।
समझ आई? देखें, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिला के एक वेव होती है। तो अगर मेरे पास 80 कॉम्प्रेशन है और 80 रेयरफेक्शन है तो वेव्स भी कितनी होंगी? 80। ठीक है, यहां पर हमें सिर्फ ये चीज घुमा के दी गई है, हमें इसको खुद से समझना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 80 कॉम्प्रेशन पास थ्रू पॉइंट इन द स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। मतलब ये जो 80 कॉम्प्रेशन हो रही हैं, यानी कि 80 जो वेव्स हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं स्प्रिंग के अंदर, वो कितने सेकेंड्स में हो रही है? 20 सेकेंड्स में। कितने? 20 सेकेंड्स में। तो नंबर ऑफ वेव्स, डेटा बनाएंगे हम, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू 80। ठीक है, जबकि टाइम टेकन कितना ले रही है? टाइम टेकन इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम टेकन है जो 80 कंप्रेशंस और 80 रेयरफेक्शंस ले रही है कंप्लीट होने में। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब यहां पर ये पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आप फाइंड आउट करें। इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, मैंने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल में आपको बताया था, लास्ट वीडियो के एक न्यूमेरिकल में, कि अगर दो कंप्रेशन कंसेक्यूटिव हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसका वेवलेंथ होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड, तो 0.8 डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 0.8 मीटर आ गई। ठीक है, सॉरी 0.08 हो जाएगा, 0.08 मीटर। ऑलराइट, समझ आ गया, ये वेवलेंथ आ गई। अब कैलकुलेट द वेव स्पीड, यानी कि वेव स्पीड भी हमें इसमें निकालनी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1/t और एक होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय गिवन टाइम। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ वेव्स वाला। ठीक है, तो F इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितनी है नंबर ऑफ वेव्स? 80 डिवाइडेड बाय 20, तो कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी हमारे पास? 4 हर्ट्ज। ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे, सिंपल। तो T इक्वल्स टू 1/f। सिर्फ हमें जो है ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि हम एक चीज जो है ना वो समझ के निकाल लें, उसके बाद बाकी चीजें तो आसान होती है, सारे न्यूमेरिकल्स एक ही से कंसर्निंग है। तो 1/4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। 1 को जब हम डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। लास्ट में हमारे पास वही फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। f है हमारे पास 4 हर्ट्ज इंटू लैम्डा है हमारे पास 0.08 मीटर। ठीक है, जब 4 को 0.08 मीटर से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.32 मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड वेव स्पीड। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, waves on a swimming pool propagate at 0.90 meter per second. If you splash at one end of the pool, observe the waves go to the opposite end, reflect and return back in 30.0 second. How far away is the other end of the pool? ये कह रहे हैं कि अगर वेव किसी स्विमिंग पूल में प्रोपगेट कर रही हैं, वो कैसे प्रोपगेट कर रही है? इतनी स्पीड से कर रही है। ठीक है, कैसे कर रही है? कैसे? इफ यू स्प्लैश एट वन एंड ऑफ द पूल, अगर आप किसी एक एंड पे पूल पे वेव जनरेट करने के लिए स्प्लैश करते हैं वाटर को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वेव जो है वो अपोजिट एंड में जाएगी, ट्रेवल करते हुए, प्रोपगेट करते हुए, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हो रही है 30.0 सेकेंड्स में। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, कि भाई लेंथ क्या है पूल की, यानी कि पूल जो है कितने ज्यादा, दूसरा एंड जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पर इसकी वेव लेंथ निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? वेव लेंथ। अब जाहिरी बात है कि जो भी वेव होगी जो प्रोपगेट करेगी वो एक क्रेस्ट लेगी और एक ट्रफ लेगी। ठीक है, तो ये जो क्रेस्ट और ट्रफ होगा, ठीक है, अब यह सेकंड पे जाएंगे हम, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ आर वेवलेंथ। ठीक है, तो हम इस वेवलेंथ से हम बताएंगे कि भाई कितना एंड जो है वो दूसरा एंड जो है वो दूर है वेव्स के। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा बना लेते हैं। v इज इक्वल्स टू है हमारे पास 0.90 मीटर सेकेंड इनवर्स। टाइम पीरियड हमें गिवन है जो कि है 30.0 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है वो वेवलेंथ तो निकालनी है, यानी कि लेंथ निकालनी है जो कि होती है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के इक्वल होगी। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। ऑटो पे फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि वेवलेंथ नहीं निकलेगी वरना, तो फ्रीक्वेंसी भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/t। 1/t मतलब 1/30, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.033 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, टाइम के
सही है, सॉरी सेकंड। उसके बाद हम आते हैं वेवलेंथ के ऊपर यानी कि लेंथ के ऊपर। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास पता है, एफ लैम्डा, ठीक है, और करके यहाँ लिख दें v इज इक्वल टू एफ इंटू एल, ठीक है, लैम्डा लेंथ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं v ओवर एफ। तो लेंथ इक्वल्स टू v कितना है हमारे पास 0.9 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई है 0.033। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया 0.9 डिवाइड बाय 0.033 इक्वल्स टू 27.27 मीटर्स, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो यानी कि जो पूल की लेंथ है, पूल की जो लेंथ है वो कितनी है 27.27 मीटर, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80.0 मीटर, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी व्हेन g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, जिसकी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है आपकी 80 मीटर, ठीक है, सॉरी 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर, ठीक है। 80 सेंटीमीटर की लेंथ है। हमें क्या करना है, हमें इसका बताना है, जी हमें दिया हुआ है कि भाई इतनी ग्रेविटी के साथ ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हैंग कर रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। हमें यहाँ पर इसका टाइम पीरियड निकालना है और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। डेटा बना लेते हैं, लेंथ इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 0.8 मीटर आ जाएगा। ग्रेविटी हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम पीरियड हमें इसका निकालना है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, हमने स्टार्टिंग में जब पेंडुलम वाला टॉपिक किया था तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो बराबर होता है 2 पाई अंडर एल ओवर जी के, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142, एल और जी की वैल्यू हम यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे, तो एल की वैल्यू आ गई 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। 0.8 को सबसे पहले हम 9.8 से डिवाइड करते हैं, फिर अंडर रूट ले लेंगे। तो जब 0.8 को 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 से, तो आ गया हमारे पास 6.284, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो अंडर रूट में ही वैल्यू आएगी। तो 0.8 डिवाइड बाय 9.8, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0816, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि है रूट 0.285 इसका रूट आ गया। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.285 इक्वल्स टू 1.794 सेकेंड्स, ठीक है। यही आपका आंसर है बुक में। अब सिंपल हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, f इक्वल्स टू 1 ओवर टी, और सिंपल यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 1.794, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.794 इक्वल्स टू 0.55 हर्ट्ज, ठीक है जी। इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन ए गालबन है एमसीक्यूज के हवाले से, तो हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।